तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम समझेंगे गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन हम समझने वाले हैं। और ये क्लास 9 और 11 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है, न्यूटन साहब, उन्होंने 3 लॉज दिए हैं हमें। विज्ञान में 3 लॉज दिए हैं। ये नियम जो हैं ये गति के नियम हैं। मतलब कि हमारे पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं उन वस्तुओं में गति कैसे होती है और उन वस्तुओं में जो गति होती है उसका संबंध उस पर लगने वाले बल से किस प्रकार है, ये बताने के लिए हमें 3 नियम दिए गए हैं, 3 लॉज दिए गए हैं गति के। इन्हीं को हम कहते हैं गति के 3 नियम। क्या है ये गति के 3 नियम? सबसे पहले हमारा जो नियम है गति का प्रथम नियम, क्या कहता है ये कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गति में है तो वो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, हम आम दिनचर्या में देखते होंगे, दैनिक जीवन में अपने देखते होंगे डेली लाइफ में, कि जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने ये चीज ऑब्जर्व जरूर की होगी कि जैसे कि वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, वो तब तक उसी अवस्था में रखा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा जब तक कि हम उस पर कोई बल ना लगाएं। ठीक है, वो तब तक उसी अवस्था में रखा रहेगा। जैसे कि ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर तब तक इसी अवस्था में रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई बल ना लगाऊं। जैसे ही मैंने इस पर बल लगाया ये मार्कर हिलने लगा, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसी प्रकार से मैं इस मार्कर को यहाँ पे रखता हूँ, ये मार्कर मेरा तब तक इसी अवस्था में रखा रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई बाहरी बल ना लगाऊं। जैसे ही मैं इस पर कोई बाहरी बल लगाऊंगा ये मार्कर मूव कर जाएगा, मूव करने लगेगा। पहले इसका सिर इधर था, अब उधर हो गया, पोजीशन चेंज हो गई इसकी। तो यही जो है ये प्रथम नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर में ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल न लगाएं। इसी प्रकार से कोई वस्तु अगर चल रही है, ठीक है, चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी। साइकिल जो है वो चल रही है, वो तब तक चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक कि हम बल लगा करके ब्रेक ना मारें। जब हम बल लगा करके ब्रेक मारेंगे या फिर उस पर कोई बाहरी बल लगाएंगे तब जा करके वो साइकिल हमारी रुकेगी, नहीं तो वो साइकिल नहीं रुकने वाली है, वो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो यही जो है गति का प्रथम नियम यही कहता है। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जैसे कि हम ये इसका उपयोग हमारे डेली लाइफ में कैसे होता है, रियल लाइफ में कैसे इस नियम का उपयोग होता है, तो ये हमारे रियल लाइफ में कई जगह हम प्रथम नियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब कोई बस चलती है, ठीक है, हम बस में बैठे हुए हैं और वो बस खड़ी है, अभी खड़ी बस में हम बैठे हुए हैं, अचानक बस चल देती है। जब अचानक बस चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि हम बस में बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं बस में और बस भी खड़ी हुई है, खड़ी है तब तक तो ठीक है, हम शांति से बैठे हुए हैं। जैसे ही बस चलना शुरू होती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। सारे यात्री जितने बस में बैठे हुए हैं सब पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पास गति का प्रथम नियम लग रहा है। कैसे गति का प्रथम नियम लग रहा है? जब हम बस की सीट पर बैठे होते हैं और बस भी स्थिर अवस्था में होती है तब तक तो हम भी स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही बस गति में आती है तो हमारे शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी अचानक से गति में आ जाता है बस के साथ, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर का हिस्सा विराम अवस्था में ही रह जाता है। बस नीचे वाला हिस्सा जो है वो गति में आ जाता है, जिसके कारण से हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार से जब बस चलती हुई बस में कोई यात्री बैठा हुआ है, जब बस में ब्रेक लगता है, अचानक से बस का ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब तक बस गति में थी हम भी गति में थे। जैसे ही बस विराम अवस्था में आती है हमारे शरीर का नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गति में ही रहता है, जिस कारण से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण लें तो और उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि हम बस के ऊपर सामान लादते हैं तो सामान जब लोड करते हैं बस के ऊपर तो उसे रस्सी से बांधा क्यों जाता है? क्योंकि जब बस चलती है, जब विराम अवस्था में रहती है तब तक तो ठीक है, सामान भी विराम अवस्था में रहेगा। जैसे ही बस गति में आती है सामान भी गति में आ जाता है, जिस कारण से वो सामान
पीछे की ओर गिरने की संभावना रहती है, जिसको कम करने के लिए हम उसे रस्सी से बांध देते हैं। इसी प्रकार से हम कपड़ों को जब हम फटकते हैं, ठीक है, कपड़े को जब हम फटकते हैं तो फटकने के कारण क्या होता है, उससे बहुत सी धूल झड़ती है। ऐसा होता है ना, हम धूल निकालने के लिए कपड़े को क्या करते हैं, डंडे से उसे पीटते हैं या फिर उसे फटकते हैं। तो फटकने से क्या होता है, उसकी जो धूल के कण होते हैं वो उड़ने लगते हैं, धूल उड़ने लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब तक हमारे पास वो कपड़ा जो था विराम अवस्था में था, तब तक उसमें जो जमे हुए कण थे वो भी विराम अवस्था में थे। जैसे ही हमने उसको गति में लाया तो वो जो कण है वो थोड़ी देर तक विराम अवस्था में ही रहते हैं, वो गति में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण से चद्दर तो उड़ करके आगे आ जाता है, गति में आ जाता है, लेकिन जो उस पर लगे हुए धूल के कण हैं वो विराम अवस्था में ही रह जाते हैं, जिस कारण से वो बाद में फिर हमें झड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से गति का नियम जो है हमारे डेली लाइफ में कई जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय नियम की। गति का द्वितीय नियम क्या होता है? गति का जो द्वितीय नियम होता है, गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। मतलब क्या है यहाँ पास मेन मुद्दा ये है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगने वाले बल के समानुपाती होती है। अब बल तो हम जानते हैं, बल F होता है, फोर्स को ही हम बल कहते हैं, लेकिन ये संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, तो इसको हम एक एक करके तोड़ करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि संवेग क्या है। संवेग को हम P से दर्शाते हैं, कैपिटल P से, इसे इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। संवेग को हम कैपिटल P से दर्शाते हैं। संवेग होता क्या है? किसी भी वस्तु में समाहित कुल गति, ठीक है। कोई भी वस्तु जिसके अंदर कुल गति हो, मतलब जितनी भी गति हो, उसी को हम कह देते हैं संवेग, ठीक है। कोई भी वस्तु जिसके अंदर जितनी भी गति समाहित है उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे कि मैं बंदूक चलाता हूं, ये बंदूक चलाने पर जितनी गति इसके अंदर समाहित होगी उतनी गति से गोली निकलेगी, बुलेट निकलेगी, और वो बुलेट अगर किसी के साथ लग जाती है तो उसको क्या कर सकती? घायल भी कर सकती। इसी प्रकार से कोई ट्रक रोड पर चल रहा है, उसके अंदर जितनी गति समाहित है वो उतनी गति से चलेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उसे सामने आकर के रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसे कुचल करके भी निकल सकता है। यही कहलाता है संवेग, ठीक है। उस वस्तु का संवेग कहलाएगा। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और ये इसका उदाहरण ये है बंदूक की गोली और वाहन। और सूत्र क्या है? सूत्र जो है, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी इसका फार्मूला होता है, ठीक है। संवेग जो होता है वो संवेग द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी निर्भर करता है। अगर हमारा द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, अगर हमारा वेग बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ेगा, ठीक है। अगर हमारा द्रव्यमान शून्य हो जाएगा तो संवेग भी शून्य हो जाएगा, अगर हमारा वेग शून्य हो जाएगा तो भी संवेग शून्य हो जाएगा। तो एक तरह से जो संवेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? दोनों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर भी वेग पर भी। अगर द्रव्यमान पर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा तो संवेग पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से वेग पर अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो संवेग पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से संवेग होता है। संवेग की इकाई क्या होती है? तो हम इससे निकाल सकते हैं, द्रव्यमान की इकाई होती है केजी, वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। तो हमारी इकाई क्या आ गई? केजी मीटर प्रति सेकंड, यही लिखा है यहाँ पास। संवेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दिशा भी होती है। परिमाप तो होता ही है, साथ ही साथ परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो ये थी हमारी संवेग के बारे में कहानी। अब हम समझेंगे संवेग में परिवर्तन, फिर हम समझेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। जब हम ये पूरा समझ लेंगे फिर हम यहाँ पास द्वितीय नियम लगाएंगे, और फिर द्वितीय नियम लगाने के बाद हम पूरी कहानी को समझ जाएंगे, द्वितीय नियम को समझ जाएंगे, ठीक है। तो हमने संवेग समझ लिया है। संवेग का सूत्र होता है P = mv। अब हम समझते हैं संवेग में परिवर्तन क्या होता है। तो अब हम समझने वाले हैं संवेग में परिवर्तन। अभी हमने समझा संवेग क्या होता है, अब हम समझने वाले हैं संवेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं। तो संवेग में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, ठीक है। कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और इस वस्तु का द्रव्यमान जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है? u है, और जो अंतिम वेग है वो क्या है? v है, ठीक है। ये वस्तु कुछ
टी समय पश्चात एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। मान लेते हैं कि एक वस्तु है, इसका m द्रव्यमान की वस्तु है, इसका जो प्रारंभ में वेग है वो u है, और t समय पश्चात ये कुछ गति करती है और यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। तब इसका जो द्रव्यमान है वो तो m ही रहेगा, लेकिन जो वेग है वो अंतिम वेग हो जाएगा, और अंतिम वेग होता है v, ठीक है। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि प्रारंभ में इस वस्तु का जो संवेग है वो कितना होगा, और अंतिम में जब ये अंतिम स्थिति में इसका जो संवेग है वो कितना होगा। तो प्रारंभिक संवेग हम मान लेते हैं P1 है। P1 क्या होगा, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। तो प्रारंभ में इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है m गुणे वेग क्या है u। तो हम क्या लिख देंगे कि जो प्रारंभिक संवेग है P1 वो क्या है m इंटू यू। इसी तरह से अंतिम संवेग क्या है P2। P2 क्या होगा, P2 भी हमारा जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पास अंतिम में द्रव्यमान क्या है m और वेग क्या है v। तो हम लिख देंगे कि जो अंतिम संवेग है P2 वो क्या होगा m इंटू v के बराबर होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संवेग में परिवर्तन, प्रारंभ और अंतिम संवेग में अंतर क्या है, परिवर्तन क्या है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम वाले को प्रारंभिक से घटाते हैं अंतर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज का हम अंतर ज्ञात करते हैं तो बड़े को छोटे से घटाते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ भी अंतिम संवेग को प्रारंभिक संवेग से घटा देंगे, मतलब P2 माइनस P1 कर देंगे। P2 माइनस P1 करेंगे तो P2 mv के बराबर है, तो mv माइनस P1 mu के बराबर है, तो mu mv माइनस mu हो जाएगा। mv माइनस mu से m कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, m इंटू v माइनस u बचा अंदर, ठीक है। m कॉमन लेने पर इन दोनों में से v माइनस u अंदर बचा, ठीक है। अब ये आ चुका है हमारा संवेग में परिवर्तन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संवेग में परिवर्तन तो निकाल चुके हैं, दर निकालने के लिए हम समय का भाग कर देते हैं, ठीक है। समय का भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यह निकालना होता है कि भाई प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग में कितना समय लगा, भाई यहां से यहां जाने में उसको समय कितना लगा, इसी को हम कहते हैं दर। तो यहाँ पर समय बताने के लिए हम क्या करेंगे कि संवेग में परिवर्तन, ये हमने m v माइनस यू निकाले, इसमें t का भाग कर देंगे। तो t का जब भाग कर देंगे इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद m v माइनस यू बटे t आ जाएगा। अब यहां से हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो v माइनस यू बटे t है ना, ये किसके बराबर होता है, v माइनस यू बटे t a के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, m इंटू a लिख दिया, ma आ गया। तो हमारा संवेग में परिवर्तन की दर क्या आ चुका है, ma, ठीक है। तो ये होता है हमारा संवेग में परिवर्तन की दर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पास संवेग में परिवर्तन की दर जो है हमने पूरा समझ लिया है। अब गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है बल के समानुपाती होती है। कैसे होती है वो हम अब इसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं कि आखिर गति का द्वितीय नियम लगेगा कैसे। अब यहाँ से तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमने अब तक संवेग में परिवर्तन समझ लिया है, और अब हम समझने वाले हैं कि आखिरकार इस संवेग में परिवर्तन की दर निकालने के बाद गति का द्वितीय नियम किस प्रकार से लगाना है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार हमने क्या सीखा, गति का द्वितीय नियम हमने क्या लिखा था, क्या होता है गति का द्वितीय नियम। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार जो हमारा संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल के समानुपाती होती है, ये हमने सीखा है, ठीक है। तो हमने गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या लिखा कि जो बल होता है, जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल के समानुपाती होती है। यही चीज तो हमने लिखा है कि संवेग में परिवर्तन की दर हमारा क्या निकला, ma, और ये समानुपाती होता है किसके, बल के, ठीक है। हमने ये लिख दिया, ये समानुपाती का चिन्ह है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। जब ये चिन्ह हटता है तो इक्वल लगता है, साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी कि स्थिरांक आता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या माना, ये जो स्थिरांक है कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कोई भी नंबर, इस दुनिया में हम कोई भी नंबर चुन ले रैंडम, ठीक है। तो रैंडम हम कोई भी नंबर चुनेंगे, इससे अच्छा हम k ले लेते हैं। k के अंदर हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं अपने इच्छा का, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, वो क्या है, k है, ठीक है। तो हमारा f बराबर क्या आ गया, kma, ठीक है। k क्या है, एक स्थिरांक है। अगर k बराबर 1 हो तो क्या होगा, अगर हम
k बराबर 1 ले लें तो क्या होगा, तो जब हम k बराबर 1 लेंगे तो हमारा जो f हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f बराबर 1 इंटू ma हो जाएगा, और 1 का इंटू ma के साथ होगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, f बराबर ma आ जाएगा। और यही होता है हमारा बल का सूत्र, f बराबर ma होता है बल का सूत्र। इसकी जो इकाई होती है, अगर हम इकाई निकालें तो हमारा m का, m यानी क्या होता है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का इकाई क्या होती है, kg, हम kg में नापते हैं द्रव्यमान को, और a मतलब क्या होता है, त्वरण, एक्सेलरेशन, तो इसकी इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारी बल की इकाई क्या आ जाएगी, kg मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसको हम न्यूटन भी इकाई इसकी लिखते हैं, न्यूटन भी इसकी इकाई होती है। आज हम गति के तृतीय नियम के बारे में बात करेंगे, क्या होता है ये आखिरकार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। गति का तृतीय नियम आखिर होता क्या है, तो गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम हमने अच्छे से पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। अब हम गति के तृतीय नियम की बात करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाएगी, ठीक है। इसे क्रिया का प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ये बल विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, क्या होता है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या होता है आखिरकार, तो गति के तृतीय नियम का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि कोई दो वस्तु हैं, हमने आजकल बहुत ज्यादा अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कोई भी दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, ठीक है। आपस में टकराने वाली जो घटना है हमने बहुत ज्यादा देखी होगी। तो गति का तृतीय नियम ये कहता है कि जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो जितने बल पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाएगी उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाएगी, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट जो है गति का तृतीय नियम का है। क्या है गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम ये कहता है कि जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो टकराने पर जितना बल पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाएगी उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाएगी। ये होता है गति का तृतीय नियम, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम चलते फिरते हैं, ठीक है। जमीन पर हम चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो जमीन पर जब हम चलते हैं तो आपने गेस किया होगा कि आखिरकार हम जब चलते हैं तो हम भी एक तरह से बल ही तो लगा रहे हैं ना जमीन पर। भाई हमारा वजन है कुछ और हम वजन के साथ पैर रखते हैं जमीन पर, तो मतलब कि हम जमीन पर कुछ बल लगा रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जमीन नीचे क्यों नहीं जाती है, हमेशा इसी प्रकार से क्यों रहती है। तो यहाँ पास काम आता है हमारा गति का तृतीय नियम। कैसे काम आता है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है कि जब हम फर्श पर पैर रखते हैं तो जितना बल हमने फर्श पर लगाया है फर्श भी हमारे पैर पर उतना ही बल लगाती है, इसलिए हम जमीन के नीचे नहीं जाते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट हम खड़े हो सकते हैं जमीन पर। यह सिर्फ संभव हो पाता है गति के तृतीय नियम के कारण, ठीक है। और जब हमने कभी ये भी गेस किया होगा कि जैसे कि मैं इस दीवार पर मैं बल लगाऊं, इस बोर्ड पर मैं बल लगाता हूं, ठीक है, इस बोर्ड पर मैं बल लगाता हूं, तो ये बोर्ड अंदर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जितना बल मैं इस बोर्ड पे लगा रहा हूं ना उतना ही ये बोर्ड भी मेरे ऊपर बल लगाएगा, ठीक है। हम कभी भी दीवार पर पंच करते हैं, ठीक है, हम पंच करते हैं दीवार पर, तो चोट क्यों लगती है, ये तो आपने कभी कभी गेस किया हुई होगा कि आखिरकार हम जब दीवार पर पंच करते हैं तो चोट हमें क्यों लगती है, दीवार को क्यों नहीं लगती, क्योंकि जितने बल लगा करके हम दीवार पर पंच कर रहे हैं ना, दीवार भी हम पर उतना ही बल लगाती है, जिसके कारण से हमारे हाथों में चोट लग जाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब हम किसी को एक चाटा मारते हैं तो वो भी रिटर्न में हमें दूसरा चाटा जरूर मारेगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। मतलब कि जब हमने क्रिया किया तो हमें प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी, ठीक है, एक्शन का इक्वल रिएक्शन जरूर होगा। तो ये होता है गति का तृतीय नियम, जिसमें कि हम समझते हैं कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी जितना बल पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है। इसका और इसका बल जो होता है बराबर होता है, दोनों बराबर बल लगाती हैं, ठीक है, इस गति के तृतीय नियम के अनुसार।
फिर ये बल जो होता है हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है, हमेशा विपरीत दिशा में ही लगेगा। अगर एक इधर से बल लगा रहा है तो दूसरा इधर से बल लगाएगा, दोनों की दिशा क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। विपरीत दिशा में बल लगाएंगे और इक्वल बल लगाएंगे, ठीक है। ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी 5 ही न्यूटन का बल लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता है हमारा गति का तृतीय नियम। यहाँ पास लिखा भी हुआ है कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है ए नाम की एक वस्तु है, ठीक है। ए नाम की कोई एक वस्तु है जिसका नाम ए है, एक वस्तु है जो कि ए नाम की है, ठीक है। और कोई बी नाम की वस्तु है, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, बल लगा रही हैं, ठीक है। एक बी नाम की वस्तु है, ये दोनों वस्तु आपस में क्या कर रही हैं, बल लगा रही हैं। एक इधर को बल लगा रही है, एक इधर को बल लगा रही है, ठीक है। तो जितना बल ए वस्तु बी पर लगाएगी, जितना बल ए वस्तु बी पर लगाएगी, उतना ही बल बी वस्तु ए पर लगाएगी, बी वस्तु ए पर लगाएगी। दोनों का लगाया हुआ बल इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए हमने क्या लगाया है, माइनस। तो जिस दिशा में ए वस्तु बी पर बल लगाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी वस्तु ए पर बल लगाएगी, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। ये होता है गति का तृतीय नियम। अब हम इस नियम की सहायता से समझेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, तो सबसे पहले हमें क्या लेनी है, कोई दो वस्तु ले लेनी है। कोई दो वस्तु हमने ले ली, ए और बी, दो वस्तु हमने ले ली। हमने इसे अभी दूर दूर रखा हुआ है, दोनों वस्तुओं को हम क्या कर रहे हैं, अभी दूर दूर रखे हुए हैं। तो इस दौरान जो ए वस्तु का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, एम ए, ठीक है। और जो इसका वेग होगा वो अभी दूर दूर रखे हुए हैं तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू ए, ठीक है। इसी प्रकार से बी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो होगा एम बी, और जो इसका वेग होगा वो भी प्रारंभिक वेग है इसका भी, तो यू बी, ठीक है। कुछ समय पश्चात, टी समय पश्चात ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराती हैं, ठीक है। टकराने पर, जब टकरा जाती हैं तो क्या होता है, इन दोनों का द्रव्यमान तो एम ए एम बी ही रहेगा, लेकिन इन पर क्या लगेगा, कुछ बल लगाएगी। जो ये वस्तु है ए वाली वस्तु बी पर कुछ बल लगाएगी, और जो बी वाली वस्तु है वो ए पर कुछ बल लगाएगी, ठीक है। तो ए वस्तु द्वारा बी पर लगाया गया बल एफ ए बी है, और बी वस्तु द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ बी ए है, ठीक है। ये टकराने पर हो रहा है। और टकराने के बाद क्या होगा, ये दोनों वस्तुएं दूर दूर हो जाएंगी, एक इधर खसक जाएगी, एक इधर खसक जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये दो वस्तुएं हैं, ये कुछ दूरी पर रखी हुई हैं, इसका कुछ द्रव्यमान है, इसका कुछ द्रव्यमान है, और इन दोनों का प्रारंभिक वेग अभी यू ए और यू बी है, ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात ये दोनों वस्तुएं आपस में टकरा जाती हैं। टकराने पर क्या होगा, ये वस्तु इस पर कुछ बल लगाएगी, जिसे हमने कह दिया ए वस्तु द्वारा बी पर लगाया गया बल एफ ए बी है, और जब ये वस्तु इस पर कुछ बल लगाएगी तो हमने कह दिया कि ये बी वस्तु द्वारा ए पर लगाया गया बल एफ बी ए है, ठीक है। फिर टकराने के बाद क्या होगा, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे टकराने के बाद। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी टकराने के बाद की, जहां पास इसका जो द्रव्यमान होगा वो एम ही रहेगा, लेकिन जो वेग होगा वो भी ए हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा ना ये। और इस वस्तु का, बी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो एम बी ही रहेगा, और जो इसका अंतिम वेग हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारी टकराने से पहले की स्थिति, टकराने पर और टकराने के बाद की स्थिति। अब हम निकालेंगे कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो संवेग है वो क्या बराबर है। टकराने से पहले संवेग में परिवर्तन की दर जो है जितनी है उतनी ही दर संवेग टकराने के बाद भी है क्या, ये हम समझेंगे। क्या जितना संवेग था, जितना पहले था टकराने के पहले, उतना ही संवेग टकराने के बाद भी है क्या, ये हम इस डायग्राम से समझेंगे। अब हम इसके आगे थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार कैसे संवेग में संरक्षण का नियम होता है, क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम। तो अब हम समझने वाले हैं कि आखिरकार संवेग में संरक्षण का नियम जो है, संवेग संरक्षण का नियम, वो आखिरकार कैसे लगेगा, ठीक है, क्या होता है। तो हमने अभी तक ये डायग्राम समझ लिया है कि टकराने से पहले क्या होता है, टकराने पर क्या होता है, टकराने के बाद क्या होता है। अब हम समझने वाले हैं कि जो ए वस्तु है
ए वस्तु जो है, ए वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर क्या है। मीन्स कि ए वस्तु जो है टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है ए वस्तु के संवेग में परिवर्तन क्या हो रहा है और कितने समय में हो रहा है। ठीक है, तो ए वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है। संवेग में परिवर्तन की दर निकालने के लिए, संवेग में परिवर्तन की दर निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला था ना, एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो ए वस्तु का हम निकाल रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर, तो हमने क्या लिया है, एम ए का द्रव्यमान, ए का अंतिम वेग, ए का प्रारंभिक वेग बटे टी। तो मीन्स कि हमारा ए वस्तु का जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो क्या हो निकल के आ गया, एम ए वी ए माइनस यू ए बटे टी। इसी प्रकार से डी वस्तु का निकालना है संवेग में परिवर्तन की दर, तो क्या हो जाएगा, एम डी वी बी माइनस यू बी बटे टी। ठीक है, ये ए वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर निकल के आ गया और ये बी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद द्वितीय नियम पर हमें जाना है और द्वितीय नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है। ठीक है, या समानुपाती होती है। तो हमने क्या निकाल लिया था वहां से, हमने ये निकाल लिया था कि एम बी माइनस यू बटे टी जो है वो बल के बराबर होता है। हमने यही तो निकाला था ना, और फिर यहाँ से F बराबर या में निकाला था। तो ये जो है यही फार्मूला हम यहाँ पास रखेंगे। ठीक है, ए वस्तु द्वारा डी पर जो बल लगाया जा रहा है वो किसके बराबर होगा, ए वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ठीक है, तो संवेग ए वस्तु का जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो ए वस्तु द्वारा बी पर लगाए जाने वाले बल के बराबर होगा। इसी प्रकार से डी वस्तु का जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होगा, बी वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले ए पर बल के बराबर होगा। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तो ए वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर ए द्वारा लगाए जाने वाले बल के बराबर होगा। इसी प्रकार से बी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर बी वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले बल के बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर इसके आगे क्या आएगा। तो इसके आगे तो हमने क्या देखा कि जो एम ए बी ए माइनस यू ए बटे टी था वो एफ ए बी के बराबर था और एम बी 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 माइनस यू बी बटे टी था वो एफ डी ए के बराबर थे। पहला और दूसरा समीकरण है हमारा। ठीक है, अब गति के तृतीय नियम के अनुसार, तृतीय नियम में हमने क्या पढ़ा है कि ए द्वारा बी पर लगाए जाने वाला बल जो है वो बी द्वारा ए पर लगाए जाने बल के बराबर है। ठीक है, ए जो है वो ए जितना बल बी पर लगा रहा है उतना ही बल बी जो है ए पर लगाएगा। ये गति का तृतीय नियम ही तो कहता है, लेकिन विपरीत दिशा में तो हमने माइनस लगा दिया, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। अब एफ ए बी किसके बराबर है, इसके बराबर, तो हमने ये लिख दिया एम ए बी ए माइनस यू ए बटे टी बराबर एफ बी ए किसके बराबर है, एम बी 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 माइनस यू बी बटे टी, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब इधर चलते हैं हम, इधर से यहाँ पास टी इधर भी है इधर भी है तो टी टी कैंसिल हो गया और बचा क्या, एम ए बी ए माइनस यू ए बराबर माइनस एम बी 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 माइनस यू बी बचा। ठीक है, और फिर यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये एम ए का अंदर इंटू कर देते हैं दोनों से। ठीक है, इसी प्रकार से इस एम बी का अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एम ए का बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो एम ए बी ए आ जाएगा माइनस माइनस एम ए का यू ए से मल्टीप्लाई होगा तो एम ए यू ए आ जाएगा बराबर माइनस एम बी का बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम बी 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 हो जाएगा और माइनस एम बी का मल्टीप्लाई माइनस यू बी से होगा तो माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एम ए बी ए तो यहीं रहने देंगे, ये जो माइनस वाला एम बी 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 है ना इसे इधर ले आएंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। इसी प्रकार से ये जो माइनस वाला है इसे उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी यू बी ये वाला है ही, साथ में ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का एम ए यू ए हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा संवेग संरक्षण का नियम, जो कि हमारा रिजल्ट है। संवेग संरक्षण का नियम यही है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि जितना संवेग टकराने से पहले था उतना ही संवेग टकराने के बाद भी है। ठीक है, ये चीज हमें क्या सिद्ध करती है कि ना ही यहाँ संवेग बन रहा है ना ही यहाँ नष्ट हो रहा है। जितना संवेग पहले था उतना ही संवेग बाद में भी है ए और बी का। ठीक है, यही है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, गति का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम।
आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।